हाँ, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डी के पांडे। लगभग सभी आ चुके हैं। आज आपको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, माने प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आपको पढ़ना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सांद्रता पदों की जो घात होती है उसी से कोटि पता की जाती है। और आपको बताया गया है सांद्रता पदों की घात शून्य से लेकर के कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। तो ये नाम है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये क्या है? जिसमें एक अभिकारक भाग लेगा और उसके सांद्रता पद की घात भी एक ही होगी, वह आपकी कहलाएगी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये आपका देखिए कि वह अभिक्रिया माने अभिक्रिया में जो भाग लेगा अभिकारक वो एक ही अभिकारक है या वो आपका प्रथम कोटि कहलाएगा। वह अभिक्रिया देखिए जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, वह अभिक्रिया कहलाती है आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है। जैसे अगर एथिलीन का हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया तमाम है। छोटा रिएक्शन आपको उदाहरण भी देना होगा। उदाहरण में एथिलीन, अब सूत्र आपने पढ़ा है C2H4 एथिलीन का उपयोग भी आपको बताया गया है। फलों को पकाने में किया जाता है एथिलीन, और इसका हाइड्रोजनीकरण करा देंगे तो इससे क्या बन जाएगा आपका एथेन। ये आपका गैस है सब। ये एथिलीन का हाइड्रोजनीकरण करा देंगे। अब इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है? केवल एथिलीन की सांद्रता में परिवर्तन होता है और कहीं किसी परिवर्तन नहीं होगा। केवल इस अभिक्रिया में केवल एथिलीन की सांद्रता में परिवर्तन होता है। ठीक है। अगर अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, अभिक्रिया की दर निकालेंगे, तो अभिक्रिया दर क्या हो जाएगा? देखिए अभिक्रिया दर R इक्वल टू क्या हो जाएगा? K
अब क्रिया दर को dx बाई dt से आप वेग समीकरण से कर दीजिए। dx बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, k C2H4, ये हो गया क्रिया दर आपका। अब क्रिया दर पलगतकी से आपका dx बाई dt निकाल लेंगे तो हो जाएगा k C2H4। अब इसका घात कितना, 1 है, घात 1 रखिए या न रखिए। तो वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की प्रथम घात के उसकी सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, वही आपकी अभिक्रिया दर कहलाती है। के आपका स्थिरांक है जिसे रेट कांस्टेंट कहा जाता है, वेग स्थिरांक। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएं आपको। हो गया। अब जिस प्रकार आप शून्य कोटि की पिछले वीडियो में आपने देखा था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण ज्ञात किया गया था, हाँ, वो लगभग समझ में आ गया होगा। जिसको वो आ गया हो समझ में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण बड़े ही आसानी से समाकलित समीकरण आप निकाल लेंगे। जिसको वो अगर नहीं आया होगा तो पूरा वीडियो देखिए, अपना नोट्स बनाइए और बनाने के बाद उसको एक बार अगर शून्य जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसकी समाकलित समीकरण अगर आपको आ गया तो प्रथम कोटि में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण है। समाकलित समीकरण किसके लिए है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण निकालना है आपको। अच्छा, मान लिया गया, माना प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है, ये माना प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसमें एक ही अभिकारक आपका भाग लेगा, एक ही अभिकारक आपका भाग लेगा। तो मान लिया गया कि R इक्वल टू उत्पाद, ये देखिए एक रिएक्टेंट है अभिकारक और उससे आपका उत्पाद तैयार हो रहा है। ठीक है, अगर यहां देखा जाए कि प्रारंभिक सांद्रता इसकी, प्रारंभिक सांद्रता T इक्वल टू 0, इस पर सांद्रता देखा, अगर इसकी ए मोल है तो ये ए मोल लिया गया। अब T इक्वल टू 0, कोई समय नहीं, अभी तुरंत अभी शुरू ही किया गया, तो इसका मतलब ये कुछ बना नहीं उत्पाद आपका, तो उत्पाद आपका क्या है, 0 आपका हो गया, अभी कुछ बना होना नहीं है। लेकिन जब अभिक्रिया कराते हैं तो कुछ समय लगेगा उसमें, तो T समय पर सांद्रता, T समय पर सांद्रता, यह क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका उत्पाद यक्स आपका बन गया, कुछ समय लगा अभिक्रिया होने में, अभिक्रिया जब होगा कुछ समय लगेगा तो कुछ उत्पाद जरूर बनेगा। और जब आपका उत्पाद बना तो मान लीजिए यक्स उत्पाद बन गया, तो बचा कितना आपका अवशेष, A माइनस यक्स, ये आपका बच गया। ठीक है, अब ये अभिक्रिया आपकी। अच्छा, अब इसको तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से क्या लिखेंगे, लाप्लास सेक्शन से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार क्या लिखेंगे, R समानुपाती, या R इक्वल टू कर दीजिए के, ये हो जाएगा आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम, लाप्लास सेक्शन आपने पढ़ा है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, और अभिक्रिया की दर अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो अभिकारी पदार्थ जो हैं उनके गुणनफल, सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल, एक्टिव मास का गुणनफल लिया जाएगा। अच्छा, ये आपका समीकरण 1 मान लीजिए। अब वेग गतिकी के नियमानुसार या वेग नियम से क्या हो जाएगा, R इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी,
डी आर बाई, ये बराबर हो जाएगा आपका के आर। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, बलगतिकी के नियम से आपने निकाला है। अब आर का आर की जगह पर यह मान रखा जा सकता है, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से ये लिख सकते हैं माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के आर, ये लिखा जा सकता है। अगर इन दोनों अभिकारकों को एक साथ ले आए इधर, या इसको लिख सकते हैं माइनस डी आर बाई आर इक्वल टू के डी टी। यह समीकरण नंबर मान लीजिए 3 हो गया आपका। यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को है? जो आप जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का समाकलित समीकरण निकाले हैं सेम वही है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। आप इसको प्रयास करेंगे तो अब इसका समाकलन करने, देखिए समीकरण 3 का समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डी आर बाई डी टी, डी आर बाई आर, सॉरी डी आर बाई आर इक्वल टू के समाकलन डी टी। ये हो गया। या अब इसका समाकलन कर देंगे तो अब यहां माइनस एलियन ले लीजिए। कहीं कहीं एलियन लिखा आपको मिलेगा पुस्तक में, एलियन न लें तो लॉग बेस 10 पर नहीं लेना है, लॉग ई ले लेंगे, लॉग बेस ई पे। चाहे एलियन आप लिख दीजिए, एलियन ही है पुस्तक में आपके, तो आप एलियन लिख सकते हैं या इसको लॉग ई भी लिख सकते हैं, लॉग बेस ई। तो यहाँ लॉग बेस ई लिख दीजिए, चाहे लॉग एलियन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर ले लेंगे माइनस एलियन आर इक्वल टू हो जाएगा के टी प्लस सी। ये समीकरण नंबर 4 ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद यदि यहां सी क्या है, जहां सी समाकलन स्थिरांक, सी आपका क्या है, समाकलन स्थिरांक है सी। अब इसके बाद यदि मान लें कि यदि t इक्वल टू 0, समय 0 लिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r इक्वल टू आर नॉट। ये आर नॉट क्या है, जहां आर नॉट इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रता, आर नॉट इक्वल टू प्रारंभिक सांद्रता। तो इसका मान हम रख देंगे समीकरण 3 में, ठीक है। इसका मान कहां रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। इसका का मान 3 में रखने पर देखिए तो माइनस एल एन आर नॉट हो जाएगा इक्वल टू के इंटू टी का मान 0 प्लस सी। तो C ये तो खत्म हो गया आपका, 0 हो गया, तो C इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी माइनस एल एन आर नॉट इक्वल टू सी हो गया। इससे आपका क्या मिला, समाकलन के बाद आपका अवकलन से C का मान प्राप्त हो गया। अब इस C का मान पुनः समीकरण 3 में व्यवस्थित कर देंगे, इसमें देख रहे हैं ना। तो C का मान 3 में रखने पर, अच्छा इसको थोड़ा सा आप नोट करिए, थोड़ा आगे बढ़ाएं क्योंकि आपका जगह थोड़ा कम हो रहा है, तो इसको नोट करिए 2 मिनट, तो उसके बाद आगे बढ़ाते हैं हम। ये इसको हम इधर मिटा दे रहे हैं थोड़ा।
देखिए अब इस c का मान हम किस में व्यवस्थित करेंगे, इसमें व्यवस्थित करेंगे, तो -4 में, तो c का मान यहाँ 3 नहीं 4 में व्यवस्थित करने पर, ये सॉरी 4 है ना, तो व्यवस्थित कर देंगे, क्या हो जाएगा, -r इक्वल टू, ये c का मान रखना है ना, तो k t प्लस माइनस ये l n r नॉट, ये हो गया आपका। अब देखिए माइनस मैंने दोनों क्रॉस हो गया, तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी इक्वल टू एल एन आर नॉट माइनस आर एल एन आर, ये हो जाएगा आपका। अच्छा एक चीज आप ब्लागर्थिन के में एक आपने सूत्र पढ़ा है, एक आपको फार्मूला ये बताया गया है कि देखो लॉग एम माइनस लॉग एन, ये इक्वल टू होता है लॉग एम अपान एन। आपने ये फार्मूला पढ़ा है और नहीं होगा तो याद कर लेना आप, लॉगरिथम के नियम से एक फार्मूला कि log m माइनस log n बराबर लग होता है log m बटे log n, ये होता है। तो इससे आप इसको लिख सकते हैं k t इक्वल टू एल एन आर नॉट अपॉन, चाहे एल एन एक कर दीजिए, दोनों है साथ साथ, एल एन आर नॉट अपॉन आर, ये हो गया जी। अच्छा चूंकि एक चीज अब यहाँ देना, चाहे अब बताया गया आपको ना कि चाहे एल एन लिखिए चाहे लॉग ई लिखिए, अब चूंकि ये होता है देखिए आर आपका क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, ये क्या है आपका शेष सांद्रता। अब आपने वहां शुरू में देखा था कि प्रारंभिक सांद्रता ए था, प्रारंभिक सांद्रता क्या था, या तो प्रारंभिक सांद्रता आपका या के टी इक्वल टू हो जाएगा, या के इक्वल टू कर दीजिए 1 अपान टी एल एन ए अपान ए माइनस एक्स, हो गया। अब चूंकि ये होता है देखिए एल एन इक्वल टू होता है 2.303 लॉग बेस 10, ये एल एन चाहे एल एन मानिए चाहे लॉग ई माने होते, तो लॉग ई बराबर भी यही होता है 2.303 लॉग 10, ये होगा बेस 10 पर, ये मानाता है आपका। तो इससे आप कर देंगे तो देखिए के इक्वल टू ये ले लेंगे 2.303 अपॉन ये टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये आपका प्रथम कोड की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण। ये समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी समीकरण पर जो भी न्यूमेरिकल आपको करना होगा सब इसी पर आएगा आपका, समझ रहा है। तो प्रथम कोड की अभिक्रिया का ये समाकलित समीकरण है, यह प्रथम कोड की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण है, ठीक है। हाँ इसको आप उतारिए, नोट करिए तुरंत, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार आपने शून्य कोड की अभिक्रिया का समाकलित समीकरण बाद अर्ध आयु में संबंध आपने पढ़ा था, तो यहां भी वही है आपका अर्ध आयु। अर्ध आयु अभी पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि अर्ध आयु होता क्या है, अर्ध आयु हाफ लाइफ, माने अर्ध आयु जितने समय में या वह समय जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का या प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, या प्रारंभिक मात्रा का आधा मात्रा विघटित होने में जितना समय लगता है वो भी अर्धायु कहलाता है। या तो आधा मात्रा विघटित होने में जो समय है वो अर्धायु है, या आधा मात्रा जो शेष बची है वो जितने समय में आधा मात्रा विघटित हो रही है वही उसका क्या कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। जैसे अब इसकी परिभाषा आपको वहां भी देखा है आपने कि वह समय जिसमें किसी अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा घटकर आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। माने
जो प्रारंभिक मात्रा है वो घट करके जितने समय में आधा बचे वही उसका अर्धायु कहलाता है। इसे टी हाफ से व्यक्त करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वहां पर अब इसका प्रारंभिक सांद्रता अगर मान लिया गया कि माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आपका A है, प्रारंभिक सांद्रता कितना A मोल प्रति लीटर है। ठीक है। तो टी हाफ समय पर या टी समय पर सांद्रता कितना था वहां A माइनस एक्स था है। अच्छा, तो टी हाफ पर करेंगे तो A का आधा हो जाएगा, तो इस इतना है। तो यदि टी के स्थान पर टी हाफ तथा A माइनस एक्स बची जो है भाई, आधा खत्म हो गया तो आधा बचा, तो A माइनस एक्स के स्थान पर A/2 रखने पर भाई यहां बची मात्रा A माइनस एक्स था, लेकिन इसका आधा जब खत्म हो गया तो A में से A/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? A/2 ही बचेगा आपका है। तो ये आपका यही रखने पर जब इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा वहां K = 2.303 अपॉन टी हाफ। आपका समीकरण था log बेस्टिन A अपॉन A माइनस एक्स के जगह पर क्या रख देंगे? A/2 रख देंगे, तो 2 कहां चलाएगा? ऊपर आ जाएगा। A से खत्म हो गया आपका, ये आपका क्रॉस हो गया, तो K = हो जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ log बेस्टिन 2। ये हो गया log 2 का मान। अब देखो log टेबल आपको देख करके उससे पता करना है। log 2 का मान पहले ही बताया गया है, चूंकि log बेस्टिन 2 = होता है 3010। ये हो गया। तो अगर इससे मान रख देंगे तो टी हाफ = आ जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन K है, या इसको लिख सकते हैं, ये हाल कर देंगे तो टी हाफ = आ जाएगा 0.693 अपॉन K। ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अभिक्रिया की अर्ध आयु और उसके वेग स्थिरांक में संबंध। 1 नंबर का यह भी पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु और उसके वेग स्थिरांक में क्या संबंध होता है। तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु और वेग स्थिरांक में संबंध है आपका। ठीक है। अच्छा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, तो फिर हम आगे बढ़े। कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु, देखिए प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये याद रखना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो अर्ध आयु होता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नोट कर लिए आप। अब चलेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, विशेषता क्या होती है उनकी, उसके बारे में। कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछा जाता है, उसके बाद उसकी कुछ विशेषताएं आपको मालूम होनी चाहिए। तो लक्षण क्या है? सबसे पहला, जैसे उसमें 0 ऑर्डर में बताया गया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है, तो यहां भी वही नंबर 1 प्रथम
कोट की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। अब किस समीकरण का पालन करती है? आपने पढ़ा है k इक्वल टू अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। हो गया? तो ये प्रथम कोटि की क्रिया इसी समीकरण का पालन करती है। ठीक है। नंबर 2, देखिए प्रथम कोटि की क्रिया के लिए अगर सांद्रता के लागार्थम जो आपका a माइनस एक्स है ना और t दोनों के मध्य ग्राफ खींचा जाता है इसके भी, तो ये देखिए अगर इस तरीके से ये समय है आपका t और log a माइनस एक्स ये सांद्रता, इसके मध्य जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो एक इस तरीके से एक रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा की प्रवणता बिल्कुल ढाल आता है। समझ रहा है? तो दूसरा नियम प्रथम कोटि की क्रिया के अभिक्रिया के लिए सांद्रता के लागारिथम बोल देते हैं लोग, लेकिन लागारिथम सांद्रता के लागारिथम a माइनस एक्स तथा समय के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी समय के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है। जब इसके सांद्रता के लागारिथम और समय के मध्य ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। नंबर तीसरा पॉइंट देखिए, प्रथम कोटि की क्रिया में वेग और वेग स्थिरांक दोनों की इकाई अलग अलग होती है। प्रथम कोटि की क्रिया में देखिए अलग से एक नंबर का वेग का पूछेगा, अगर इकाई पूछ रहा है प्रथम कोटि की क्रिया के लिए तो इसकी इकाई अलग है, और वेग स्थिरांक का पूछ रहा है तो इसकी भी आपका यूनिट क्या है, अलग है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई या मात्रक भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। अब क्रिया वेग की इकाई क्या होगी? अब क्रिया वेग इक्वल टू क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, आपने पढ़ा है। और यही वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी? वेग स्थिरांक बराबर क्या हो? वेग स्थिरांक के इकाई क्या होगा मात्रक इसका? केवल सेकेंड इनवर्स या समय इनवर्स, सेकेंड इनवर्स या समय इनवर्स। हो गया? ये 3 पॉइंट हो गया। नंबर चौथा आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। माने आपने देखा है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये
प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु जो होती है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये आपकी 4 विशेषता हो गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। हाँ ठीक है, इसको नोट कीजिए तुरंत। इसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल सवाल बता रहे हैं, इस पर उदाहरण एक तो बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आप लोग हमारे राइटिंग पे मत जाइए, प्रयास कीजिए, अपनी राइटिंग बनाइए, ठीक है ना। और आपको समझ में आ जाएगा और समझ में आ भी रहा होगा। ऐसी लिखावट नहीं कि समझ में ना आए, लेकिन प्रयास ठीक है। उसमें थोड़ा समय अधिक लगता है आराम से लिखने में, धीरे धीरे राइटिंग, क्योंकि राइटिंग हमें नहीं, राइटिंग आपको बनाना है बढ़िया, ठीक है ना। तो उसको ध्यान देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये क्वेश्चन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है। हाँ, इसको आप विशेष ध्यान देंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 60 मिनट है। ये कई बार पूछा भी गया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु 60 मिनट है, तो कितने समय में अभिक्रिया का 90%, कितने समय में अभिक्रिया का 90% पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, माने अभिक्रिया का अर्धायु आपका टी हाफ दिया 60 मिनट, तो कितने समय में अभिक्रिया का 90% अभिक्रिया पूरी हो जाएगी आपकी। ठीक है, अच्छा अब देखिए, आपका दिया क्या है, अर्धायु टी हाफ 60 मिनट, और टी पूछ रहा है, टी हाफ दे रहा है और टी आपका पूछ रहा है, और 90% आपका पूर्ण हो जाएगा, तो बचेगा के परसेंट, 10% लगभग 100 मान लिया जाएगा। तो देखिए, तो आपको अब टी के लिए अर्धायु और वेग स्थिरांक में आपने संबंध पढ़ा है, के इक्वल टू 693 अपॉन टी हाफ, ये हो गया आपका। अच्छा बोलो कम भाई, बस आदत बनी है, ये हो गया ना। अच्छा अब इसके देखिए, के का मान इससे आप निकाल लेंगे पहले, के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, अर्धायु है 60 मिनट, तो इतना हो गया आपका 60, ये आपका मान हो गया। और जब के का मान मालूम हो गया, अच्छा यदि मान लीजिएगा, यदि अभिकारक की, यदि अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक मात्रा, अच्छा प्रतिशत में दिया तो प्रारंभिक मात्रा मान ले हम 100 है, तो पूर्ण हुई मात्रा 90 है 100 में, तो शेष मात्रा पूर्ण अभिक्रिया, पूर्ण मात्रा ई बराबर हो गया कितना, 90, तो शेष मात्रा कितना होगा, शेष मात्रा बराबर 100 माइनस 90 इक्वल टू 10, शेष मात्रा आपका 10 बचा, 90 पूरा हो गया तो 10 बचा है आपका। तो अब फार्मूला हम रखेंगे, देखिए समीकरण आपका है के इक्वल टू 303 अपॉन टी हाफ, नहीं अपॉन टी सीधे लिखेंगे, लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब इसमें आप मान रख देंगे, देखिए इस समीकरण में, तो के का मान आपका दिया है, यहाँ के का मान आपने निकाल लिया है, तो के इक्वल का मान रख देंगे, देखिए 0.693 अपॉन 60 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10। ए प्रारंभिक मात्रा कितना था आपका 100, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन, बचा कितना मात्रा है 10, ये हो गया, एक जीरो से कैंसिल हो गया। अब ये आपका देखिए, अब यहां बचा क्या, log 10, कितना बचा, log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है,
log 10 का मान कितना होता है, किसी आधार पर log 10 का मान ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये तो नहीं रहेगा, तो या ये हो जाएगा 0.693 अपॉन 60 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ये हो जाएगा। या टी इक्वल टू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन इंटू ये 60 इधर चलाएगा 60 अपॉन 0.693, ये हो गया। हाँ ठीक है 2.303 ये हो गया, ये है आपका ये ठीक है। अब इसको जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे, हाँ, तो कहीं कहीं एकदम एग्जैक्ट क्या 199 मिनट आएगा या आ जाएगा 199.39 मिनट, ये तो आपका इतना न खाली 199 मिनट आपने लिख दिया तो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका कैलकुलेशन कर लेंगे, इस तरीके से आपका सवाल होता है। ये आपका लगभग पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग।